एफोरिज्म 186 में डॉक्टर हैनीमैन सर बोल रहे हैं, दो सो कॉल्ड लोकल मेलोडीज विच हैव बीन प्रोड्यूस्ड अ शॉर्ट टाइम प्रीवियसली solely by an external lesion still appear at first sight to deserve the name of local diseases। मतलब कि पहले नंबर बात तो यहाँ पे कहा जा रहा है सो कॉल्ड। तो मैं बोलती हूँ कि ऑर्गेनॉन का एक एक वर्ड इम्पॉर्टेंट है, एक एक वर्ड की मीनिंग है, कुछ भी फालतू में नहीं लिखा गया है। तो यहाँ पे ये क्या बोल रहे हैं, सो कॉल्ड, मतलब कि हम लोग जिसको लोकल मेलोडी मान रहे हैं तो एक्चुअली में तो क्या होता है कि उसका भी कुछ ना कुछ इंटरनल कॉज होता ही है, ठीक है। बट ऐसी लोकल रेमेडीज जो कि सिर्फ कुछ ही टाइम पहले प्रोड्यूस हुई हो, हैव बीन प्रोड्यूस अ शॉर्ट टाइम प्रीवियसली, मतलब कि तुरंत ही लगी हो, और उसका कारण क्या हो, सोनली बाय एन एक्सटर्नल लेजन, मतलब कि कोई एक्सटर्नल सोर्स से ही लगी हो, जैसे कि कोई इंजरी हो गई, कोई अब्रेशन हो गया, स्टिल अपीयर एट फर्स्ट साइट टू डिजर्व द नेम ऑफ लोकल डिजीजेज। तो वो ही क्या करती हैं, उनको वो डिजर्व करती हैं, क्या नेम, लोकल डिजीज का नाम वो ऐसी लेजन्स डिजर्व करते हैं जो कि कुछ ही टाइम पहले लगे हों और दूसरा उनका सोर्स टोटल एक्सटर्नल हो। बट देन द लेजन मस्ट बी वेरी ट्रिवियल, बट ये नाम पाने के लिए, लोकल डिजीज का नाम पाने के लिए, और ये हम पूरी तरह से बिलीव करें कि हाँ ये सिर्फ लोकल मेलोडीज ही है, वो किस तरह की होनी चाहिए, बहुत छोटी, ट्राइवियल होनी चाहिए, और साथ में क्या होना चाहिए, एंड इन दैट केस इट वुड बी ऑफ नो ग्रेट मूवमेंट। ओके, सो बहुत ही मतलब आपका ऐसा नहीं है कि वो बहुत इम्पॉर्टेंट कोई डिजीज़ की तरह उभर के आ रही हो, वो कोई छोटी मोटी आपकी ट्राइवियल और एकदम एक्सटर्नल होनी चाहिए, शॉर्ट टाइम प्रीवियसली होनी चाहिए। फॉर इन द केस ऑफ इंजरीज occurring to the body from without, if they be at all severe, the whole living organism sympathizes। तो क्या होता है कि अगर हम ये कहें कि नहीं, बाहर से भी तो कोई चोट बहुत तेज लग सकती है, ओके, तो बाहर से लगने वाला जो इंजरी है, अगर बाहर से लगने वाला जो भी एलिमेंट है वो अगर सीवियर कैटेगरी का होगा तो वो सिर्फ लोकल रेमेडी के नाम तक लिमिटेड नहीं रह जाएगा, बिकॉज ऐसे कंडीशन में क्या होता है, पूरा का पूरा ऑर्गेनिज्म सफ़र करता है, पूरी बॉडी, पूरा आपका जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो टोटल सफ़र करता है। और वहाँ पे फिर हमें क्या मिलता है, देयर अकर फीवर एंड सी, फीवर भी वहाँ पे मिल सकता है, और द ट्रीटमेंट ऑफ सच डिजीज इज रेलीगेटेड टू सर्जरी। But this is right only in so far as the affected part require mechanical aid। तो ऐसे में क्या होगा कि जब हमें बाहर से कोई लेजन लग रहा है, टोटल एक्सटर्नल लेजन कोई हो रहा है, तो ऐसी चीज़ों का ट्रीटमेंट रेलीगेट मतलब होता है टू पुट समथिंग इनटू अ लोअर पोजीशन, ठीक है, मतलब कि उसका ट्रीटमेंट सर्जरी पे आके लिमिटेड हो जाएगा। बट this is right only in so far as the affected parts require mechanical aid। but सर्जरी की रिक्वायरमेंट कहाँ पे आएगी, जहाँ पर कि मैकेनिकल एड की रिक्वायरमेंट होगी। आगे मैं पढ़ रही हूँ, whereby the external obstacles to the cure। अब देखो, ऑब्स्टिकल्स टू क्योर की जानकारी हमें होनी चाहिए, यह हमें एफोरिज्म नंबर 3 में बताया गया था, जो नॉलेज ऑफ फिजिशियन थे उसमें लास्ट में हमें बोला गया था कि ऑब्स्टिकल ऑफ क्योर भी हमें पता होने चाहिए। पर यहाँ पे ऑब्स्टिकल टू क्योर के आगे एक टर्म लिखा है एक्सटर्नल ऑब्स्टिकल्स टू क्योर। तो कोई आपसे पूछे कौन से एफोरिज्म में एक्सटर्नल ऑब्स्टिकल्स टू क्योर मेंशन है, इट इज एफोरिज्म 186, whereby the external obstacles to the cure which can only be expected to take place by the agency of vital force may be removed by mechanical means। अब देखो बेटा, ये जो लंबे लंबे सेंटेंसेस होते हैं ना ऑर्गेनॉन में, वो कई बार थोड़े हमें कॉम्प्लिकेटेड लगते हैं, हमें लगता है कि इसको कैसे समझेंगे, इसका क्या मीनिंग निकल रहा है, थोड़ा सा यहाँ पे कुछ लोगों को कन्फ्यूजन हो सकता है। बट इसका मैं एक आपको तरीका बता रही हूँ
अब यहाँ पे ये कॉमा के बाद जो लाइन लिखी हुई है ना, इसको छोड़ के पढ़ो। जैसे ये जो लाइन है, विच कैन ओनली बी एक्सपेक्टेड टू टेक प्लेस बाय द एजेंसी ऑफ वाइटल फोर्स, अभी इसको होल्ड पे रखते हैं, पहले यहाँ से इसको कंटिन्यू करते हैं। वेयर बाय द एक्सटर्नल ऑब्स्टिकल्स टू द क्योर मे बी रिमूव्ड बाय मैकेनिकल मीन्स। इसका मतलब कि जो एक्सटर्नल ऑब्स्टिकल है क्योर के, उनको कैसे रिमूव किया जाता है? रिमूव किया जा सकता है मैकेनिकल मीन्स के। और मैकेनिकल मीन्स से क्या मतलब है, ये भी वो आगे एग्जाम्पल में समझाते हुए बता रहे हैं। बाय द रिडक्शन ऑफ डिसलोकेशन, जैसे कि कोई डिसलोकेशन हो गया हो तो उसको रिड्यूस करके ठीक करना। बाय बैंडेजेस टू ब्रिंग टुगेदर द लिप्स ऑफ वुंड्स, or by the extraction of foreign bodies that have penetrated into the living parts, by making an opening into a cavity of the body in order to remove an irritating substance or to produce the evacuation of effusions or collection of fluids। तो ये सारे बहुत ही इजी एग्जाम्पल्स हैं कि कोई कहीं पे वुंड खुला हुआ है तो हम बैंडेज करेंगे, कहीं पे कोई फॉरेन बॉडी घुसी हुई है तो उसको हम एक्सट्रैक्ट करेंगे, और कहीं पे कोई इरिटेटिंग सब्सटेंस है तो उसको रिमूव करेंगे। ओके, बाय ब्रिंगिंग इनटू अपोजिशन द ब्रोकन एक्सट्रीमिटीज ऑफ फ्रैक्चर्ड बोन, कोई बोन फ्रैक्चर है तो उसको ब्रॉट टुगेदर करेंगे एंड रिटेन देम इन एग्जैक्ट कॉन्टेक्ट बाय एन अप्रोप्रिएट बैंडेज। तो वहाँ पे चाहे आपकी प्लास्टर की नीड हो, बैंडेज की नीड हो, उसके द्वारा हम उसको रिलोकेट करेंगे ठीक से। तो ये सारे एग्जाम्पल्स दिए हैं इन्होंने एक्सटर्नल एड के, और इसी वजह से एफोरिज्म 186 में ट्रू सर्जिकल डिजीजेस के बारे में बताया गया है। तो अगेन एक क्वेश्चन यहाँ पे बनता है कि अगर कोई आपसे पूछे ट्रू सर्जिकल डिजीजेस के बारे में कौन से एफोरिज्म बताया गया, तो उसमें 186 जरूर मेंशन होगा। ओके, तो अभी तक जितना हमने इस एफोरिज्म में पढ़ा 186 में, इसमें दो बातें निकल के आई। एक तो ये कि जो ऐसी छोटी सी डिजीज है जो टोटल एक्सटर्नल सोर्स से लग रही हैं, उनको हम प्योरली लोकल मेलेडी बोल सकते हैं। दूसरी चीज, एक्सटर्नल ऑब्स्टिकल्स टू क्योर वेयर मैकेनिकल एड इज नीडेड, तो दैट कम्स अंडर द ट्रू सर्जिकल डिजीजेज, और उसके लिए हमें जो जो करना पड़ेगा वो हम करेंगे। अब देखो, अब जो मैंने कॉमा के बाद की लाइन छोड़ी थी, मैं वापस उस पर आ रही हूँ। एक्सटर्नल ऑब्स्टिकल्स टू द क्योर के बाद कॉमा करके लिखा था, विच कैन ओनली बी एक्सपेक्ट टू टेक प्लेस बाय द एजेंसी ऑफ द वाइटल फोर्स। तो यहाँ पे इन्होंने क्योर को वापस से डिफाइन करते हुए कहा है कि लेकिन ये एक्सटर्नल एड से हम सिर्फ ऑब्स्टिकल्स टू क्योर हटा रहे हैं, पर क्योर एग्जैक्टली में किससे टेक प्लेस कर सकता है? बाय द एजेंसी ऑफ वाइटल फोर्स। ओके, फिर देखो आगे इसके कंटिन्यूएशन में बाद में लिखा है, बट व्हेन इन सच इंजुरीज द होल लिविंग ऑर्गेनिज्म रिक्वायर्स, एज इट ऑलवेज डज, एक्टिव डायनेमिक एड to put it in a position to accomplish the work of healing। अब देखो, जब हमने फ्रैक्चर को एक जगह जोड़ भले दिया, वो रिक्वायरमेंट थी, वो तो करना ही पड़ेगा, लेकिन उसके बाद भी हमें एक क्योर इस्टेब्लिश करने के लिए, जो कि वाइटल फोर्स के एजेंट से ही पॉसिबल है और जिसके लिए हमें एक्टिव डायनेमिक एड चाहिए, तो वहाँ पे तब हम जब इंटरनल होम्योपैथिक मेडिसिन देंगे तभी ये वर्क ऑफ हीलिंग स्टार्ट होगी। आगे बोल रहे हैं, एग्जाम्पल, when the violent fever resulting from extensive contusions, lacerated muscles, tendon and blood vessels require to be removed by medicine given internally, or when the external pain of scalded or burned parts needs to be homeopathically subdued, then the service of the dynamic physician and his helpful homeopathy कम इनटू रिक्विजिशन। मतलब कि ऐसे केसेस में भी जब पूरा ऑर्गेनिज्म सफ़र कर रहा है और उसको एक डायनेमिक एड की ज़रूरत है और वहाँ पे इंटरनल मेडिसिन की ज़रूरत है,
तब हमारा रोल एज अ डायनेमिक फिजिशियन वहाँ पे भी निकल के आता है और हमें होम्योपैथी से उसकी हेल्प इंटरनली भी करनी पड़ेगी। तो हमें एक्सटर्नल ऑब्स्टिकल्स को तो सर्जिकल एड से सर्जिकली रिमूव करना ही पड़ेगा, बट साथ में हमें वहाँ पे इंटरनल होम्योपैथिक रेमेडी एज अ डायनेमिक फिजिशियन हमको प्रिस्क्राइब करनी होगी। So this is aphorism number 186, which clearly emphasizes actually the importance of homeopathic medicines even in surgical diseases. So ये जो हमारा confusion रहता है कि ऐसे cases में होम्योपैथी का क्या रोल है, तो सिर्फ इस aphorism के ऊपर एक क्वेश्चन और पुट अप हो सकता है कि what is the role of homeopathy in true surgical cases. Okay, so this is aphorism number 186.